सर इंडियन पॉलिटी का एक ऐसा टॉपिक बता दीजिए जिसको एक बार अगर हम पढ़ लें तो उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें एग्जाम में नजर आ जाए। इतना ही नहीं, हर साल सर हमें वो क्वेश्चन मिलना चाहिए एग्जाम में। इतना ही नहीं, नॉट ओनली आईएएस का पेपर बल्कि अदर यूपीएससी के एग्जाम्स में भी वो क्वेश्चंस हमें दिखने चाहिए। इतना ही नहीं, इसके अलावा स्टेट पीसीएस के लिए भी प्रिपेयर करें तो ये टॉपिक में से हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस नजर आ जाए। सो गाइस, ऐसा ही एक टॉपिक जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं ऑन योर पॉपुलर डिमांड इज एक्चुअली शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डोंट बी मिस्टेकन कि सर यहां आएंगे और बताएंगे याद कर लो जी टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। वो तो सभी को पता ही है, पूरी दुनिया को पता है जो तैयारी करते हैं गवर्नमेंट के एग्जाम्स की, कि शेड्यूल्स को अगर याद करना है तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद कीजिए और आपको शेड्यूल्स याद हो जाएंगे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू आईएएस एग्जाम, व्हेन इट कम्स टू पीसीएस एग्जाम, ऑफ कोर्स वो आपको थोड़े हेल्प करते हैं, आपको शेड्यूल्स का स्ट्रक्चर पता लग जाता है, समझ आ जाते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, क्वेश्चन जो एग्जाम में अमेंडमेंट्स के ऊपर आते हैं वो शॉर्ट ट्रिक्स पे आपको नहीं मिलते हैं। जो क्वेश्चंस लैंग्वेजेस के ऊपर आते हैं, जो क्वेश्चन शेड्यूल्स के अंदर में से पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं बेस्ड अपॉन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, वो आपको शॉर्टकट्स में नहीं मिलते। सो ये जो वीडियो है, it is going to be a total learning experience for you, not only enhancing your knowledge बट ऑल्सो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए आप स्ट्रगल नहीं करोगे, आप बाकी बच्चों की तरह इधर उधर नहीं देखोगे, स्ट्रेट अवे आप टेक करके इसको फटाफट हासिल करोगे और आगे बढ़ोगे। और ये टॉपिक की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि अगर आप प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करोगे तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हर ऑल्टरनेट ईयर, हर ईयर कभी ना कभी अमेंडमेंट से, कभी ना कभी लिस्ट में से कुछ ना कुछ आपको हमेशा शेड्यूल्स में से मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन। सो मच इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक। सो आई थॉट कि आपके लिए ले आऊं, आपके लिए लर्निंग आसान कर दूं, जो जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको पिक करवा दूंगा और उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, 10 मिनट का आपका टॉपिक रह जाएगा ये, और उसके बाद करके बंद कर देना, दोबारा बस रिवाइज ही करना है, स्ट्रगल नहीं करना उसके बाद। तो ऐसी और टॉपिक्स भी मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। इसको शुरू करते हैं जी। अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन टू शेड्यूल्स होते क्या है, मैं आपको एक छोटी सी चीज ये बताना चाह रहा हूं कि जो शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आखिर में होते क्या है। तो उनके लिए मैं हमेशा ये बात करता हूं कि भाई इस चीज को ध्यान से समझो कि एक किताब है, किताब के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, यूनिट्स देखने को मिलते हैं। यूनिट्स के अंदर क्या होते हैं, उसके चैप्टर्स होते हैं। तो यूनिट्स और चैप्टर्स को आप क्या कंसिडर कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन कंसिडर यूनिट्स टू बी द पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड चैप्टर्स टू बी द आर्टिकल्स। यूनिट्स को आप पार्ट्स ले सकते हैं, चैप्टर्स को आप आर्टिकल ले सकते हैं। सो आई होप यहां तक आपको ये चीज क्लियर है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज एक्चुअली फिर शेड्यूल्स का आंसर। इन दोनों में आपने शेड्यूल्स तो बताया नहीं, यूनिट्स बोल दिया, पार्ट्स, चैप्टर बोल दिया, आर्टिकल्स। तो आखिर में शेड्यूल्स क्या होते हैं? तो गाइस, किताबों में अक्सर आपने अपेंडिक्स देखा होगा जिसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है। सो उस अपेंडिक्स में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है वो ही आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स है। सो जो चीज आपको आर्टिकल्स में नहीं मिल रही, पार्ट्स में नहीं मिल रही, वो कहां मिल रही है? आपको शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिल रही है। एंड ये तीनों चीजें मिलके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं। अब शेड्यूल्स आपको समझ आ गया है क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं शेड्यूल्स के टाइप्स कितने। सो सी टोटल 12 शेड्यूल्स हैं हमारे पास। कितने? 12। और 12 के 12 बड़े इंपॉर्टेंट है। इतने इंपॉर्टेंट है कि हर बार आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू दिस। तो पहले शेड्यूल की बात करें अगर हम, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो क्या कर रहा है? वो लिस्ट कर रहा है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग टेरिटरीज। सो इन शॉर्ट, अगर देश की एक हम नींव रखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? उसकी टेरिटरीज डिफाइन करनी होती है। तो ये बता रहे हैं कि सारी टेरिटरीज के बारे में। दैट इज द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आर्टिकल इसमें क्या जी? आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4। सेकंड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात कर रहा है? इट इज टॉकिंग अबाउट द प्रोविजन फॉर एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस। सो एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस के बारे में सेकंड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहा है। किसके पैसे? मतलब सपोज कीजिए हमने एक देश बनाया, जब हमने देश बनाया तब उसकी टेरिटरीज डिफाइन कर दी कि भाई इतनी टेरिटरीज होंगी। अब उसके बाद पैसों की तो बात करेंगे ना, तो सेकंड शेड्यूल में पैसों की बात हो रही है कि इसको गवर्न करने के लिए, अंदाजा दे रहा हूं आपको लर्न करने का। एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस की बात करेंगे, किसकी? प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, लोकसभा। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है पेपर में क्या, कि जो सेकंड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस की बात कर रहा है। किसके? प्रेसिडेंट के, गवर्नर के, सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन विल बी स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। फोर्थ ऑप्शन आपको दे सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट और करेक्ट? सो सी आपको ये सारा याद करना पड़ेगा कि कहीं पर भी प्राइम मिनिस्टर के अलाउंसेस या एमोल्यूमेंट्स की बात नहीं की जा रही है।
सो इन शॉर्ट मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि नॉट ओनली सेकंड शेड्यूल इज रिलेटेड टू द एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस जो आपको टीयर्स ऑफ ओल्ड बीएम में याद करने को मिल जाता है, बल्कि किसके पैसों की बात हो रही है ये वाले सारे नाम भी आपको जानने बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आज तक आपको ऐसा बहुत रेयर देखने को मिला है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चंस एग्जॉस्ट हो चुके हैं तो ऐसे डिटेल में क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। एंड वंस अ वाइल ऐसे क्वेश्चन आते होते, रिपीटेड नहीं आते होते। तो आप यकीन मानिए कि आप इतने कैपेबल हैं कि अगर एग्जाम में जाएंगे लर्न करके जा रहे हैं तो शेड्यूल में से कुछ गलत नहीं करके आएंगे। अब थर्ड शेड्यूल देखते हैं जी क्या बात कर रहा है। ये बात कर रहा है जी, चलो हमने देश बना लिया, फर्स्ट शेड्यूल में टेरिटरीज की बात कर ली, सेकंड शेड्यूल में हमने पैसों की बात कर ली, बट अगर आप गद्दार निकले फिर तो कहते कसम खिलवा लो हमारे से। तो थर्ड शेड्यूल में वो क्या कह रहे हैं जी, प्रोवाइड्स फॉर फॉर्म्स ऑफ ओथ्स और अफर्मेशन। तो किसकी ओथ्स एंड अफर्मेशन की बात की जा रही है थर्ड शेड्यूल में, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। किसकी? यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स के बारे में, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट। सो जितने भी इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर है, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनकी जो ओथ एंड अफर्मेशन है वो थर्ड शेड्यूल बात करता है। थर्ड शेड्यूल इज टॉकिंग अबाउट ऑल दैट थिंग। फाइन, पहले हमने बात कर ली बड़ी सिंपल शब्दों में कि हमने देश बनाया, टेरिटरीज डिफाइन की, पैसों का भी जिक्र हो गया, एमोल्यूमेंट्स की बात होगी, और थर्ड में हमने क्या बात की? ओथ की, कि भाई कसम भी खा लो अब कि हम ठगी नहीं मारेंगे। अब चलते हैं फोर्थ शेड्यूल पे। अब फोर्थ क्या कह रहा है कि चलो ठीक है, सारा कुछ हमने डिफाइन कर लिया, कस्में भी खा ली हैं, अब हमें सीट्स तो बता दो कहां जाके क्या बैठना। तो कौन सी सीट्स के बारे में बात कर रहा है? इट प्रोवाइड्स फॉर द नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सो सिर्फ राज्यसभा की बात कर रहा है। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है फोर्थ शेड्यूल टॉक्स अबाउट द एलोकेशन ऑफ सीट्स टू ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, कहां पर? इन राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा। नो, लोकसभा में नहीं है। तो यही छोटी छोटी चीजों के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, याद रखना मेरी बात। बाकी नॉर्मल ट्रिक्स के लिए हमने एक और वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है, विच इज अ वेरी मच पॉपुलर वीडियो, शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर है, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा आपको। दैट इज अ पॉपुलर वीडियो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर शेड्यूल्स में आपको और आगे जाना है और आगे देखना है कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो याद रखिएगा शेड्यूल फोर्थ जो है सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा की सीट्स के बारे में बात कर रहा है और किसी की सीट्स के बारे में बात नहीं कर रहा है। सो पहला शेड्यूल कह रहा है हम टेरिटरीज बना लेते हैं, दूसरा शेड्यूल कह रहा है कि हमें एमोल्यूमेंट्स के बारे में बताइए, तीसरा शेड्यूल हमें क्या कह रहा है कि ओथ दिलवाइए, चौथा कह रहा है चलो ये सारा कुछ जब हो गया अब हमें सीट भी दे दो कहां जाके बैठा, तो राज्यसभा में जाके क्या कर दिया? बिठा दिया। साथ के साथ मैंने आपको आर्टिकल्स भी बताए हैं। इफ यू आर कंफर्टेबल तो आर्टिकल्स ब्रॉडली देख लेना, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, आप सिर्फ शेड्यूल्स के ऊपर फिलहाल ध्यान दीजिए। अब देखते हैं जी फिफ्थ शेड्यूल। अब जब सभी को सीट्स भी दे दी हैं, टेरिटरीज भी डिफाइन कर ली फर्स्ट शेड्यूल में, पैसे भी डिफाइन कर लिए सेकंड शेड्यूल में, कसम भी खा ली थर्ड शेड्यूल में, फोर्थ शेड्यूल में हमने सीट्स भी दे दी हैं। अब कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने नेग्लेक्टेड फील किया, वो कौन से लोग थे? सो उसके लिए फिफ्थ शेड्यूल आता है व्हिच डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे, उनके शेड्यूल्ड एरियाज वो इग्नोर्ड फील कर रहे थे, तो यहां पर मेंशन कर दिया गया कि भाई शेड्यूल्ड एरियाज भी हम बात करेंगे उसके बारे में, शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है कि एक तो आर्टिकल आपको याद रखना है, एक और चीज आपको बता रहा हूं, एक होते हैं आपके शेड्यूल्ड एरियाज, जैसे कि हम बात कर रहे हैं फिफ्थ शेड्यूल में जो कि शेड्यूल्ड एरियाज की बात कर रहा है। अब देश में प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किसी भी इलाके को क्या डिक्लेयर कर सकता है? एज अ शेड्यूल्ड एरिया। याद रखिएगा मेरी बात, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किसी भी देश के इलाके को, जहां आप भी रह रहे हैं उस इलाके को भी शेड्यूल्ड एरिया वो डिक्लेयर कर सकता है। अब आप कहेंगे सर अगर शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर हो गया तो फिर क्या होगा? तो उसके बाद क्या होता है, उस एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को प्रेफरेंस दी जाती है, उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर ध्यान दिया जाता है। सबसे बड़ी बात, वहां पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल एस्टैब्लिश की जाती है, दैट इज टैक। अब टैक का मतलब क्या होता है? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, कि यहां पर जितने भी चीजों के बारे में डिसीजन लिया जाएगा उसमें ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करेगी। बट ये जो शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात हो रही है ना, ये पूरे देश में शेड्यूल्ड एरिया शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात हो रही है, सिवाय 4 स्टेट्स के जिनका सेपरेटली डिस्कस किया गया है 6 शेड्यूल में। वो 4 स्टेट्स कौन से हैं? वेरी मच इंपॉर्टेंट, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम।
ये 4 स्टेट्स को रट्टा मार लो, इसमें मणिपुर नहीं है, याद रखिएगा। इसमें कोई भी अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नहीं है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, ये भी आप याद रखिएगा। इसमें क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये जो 4 स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मैं बार बार आपको याद करवा रहा हूं, याद रखिएगा। इसका शॉर्टकट आप लगा सकते हैं AM to TM, एंड AM में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। मणिपुर नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। असम है, ए फॉर असम, ए फॉर अरुणाचल भी होता है, तो इट इज नॉट अरुणाचल, इट इज असम। तो मैंने आपको बताया 5th शेड्यूल बात कर रहा था ट्राइबल एरियाज की सारे हिंदुस्तान में सिवाय 4 स्टेट्स के, विच इज असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और इनके बारे में कौन बात कर रहा है, 6th शेड्यूल बात कर रहा है। तो 6th शेड्यूल क्या था, ये जो 4 स्टेट्स है, इनके एरियाज के बारे में मुझे दे दो, ट्राइबल एरियाज का डिसीजन मैं ले लूंगा। तो अब आप कहोगे सर दोनों में फर्क क्या है। बेसिकली ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है, आई मीन टू से ये जो स्टेट्स हैं, इसमें आपको क्या मिलता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। जैसे वहां ट्राइबल्स को मैनेज करने के लिए, ट्राइबल्स के अफेयर्स को देखने के लिए, उनको थोड़ी सी पावर करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए हमने ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाई थी, टैक। सिमिलरली यहां के ट्राइबल्स के लिए हमने क्या किया है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। बेसिकली ये क्या होता है, एक स्टेट के बीच में ही स्टेट। फॉर एग्जाम्पल आप पंजाब में रह रहे हैं और पंजाब के डिस्ट्रिक्ट अमृतसर की बात अगर हम करें तो, या लुधियाना की बात करें तो, ये क्या है, एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में क्या होता है, स्टेट के बीच में एक तरह का स्टेट बन जाता है जिसको पूरी ऑटोनॉमी दी जाती है। सपोज करो अमृतसर या लुधियाना को पूरी ऑटोनॉमी दे दी जाए, किस सेंस में कि आप अपने लिए लॉज भी बना सकते हो, आप अपने लिए रेगुलेट भी कर सकते हो, आप उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग। सो इट इज अ स्टेट विद इन अ स्टेट। तो लुधियाना क्या बन गया, फिर स्टेट बन गया ना पंजाब में। सिमिलरली ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। आप कहोगे इसकी जरूरत क्या थी, यहां के जो ट्राइबल्स थे वो डिमांड करते थे कि हमें हिंदुस्तान में नहीं रहना, हमें अलग कर दो, या आप बोलते थे हमें अलग स्टेट दे दो। तो इनकी डिमांड्स को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रखते हुए इनको इनको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बना के दी गई हैं, और इनको कहा गया है कि इसके तहत अपने आप को क्या कर सकते हो, गवर्न कर सकते हो। अब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के ऊपर एक फुल फ्लेजेड वीडियो अलग से बन सकती है, जो मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा, जिसमें आई विल एक्सप्लेन यू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स कैसे बनती हैं। देन वी हैव 7th शेड्यूल। अब ये 7th शेड्यूल क्या कर रहा है, ये यूनियन स्टेट लिस्ट के बारे में जिक्र करता है। मतलब हमने डिफाइन कर दिया कि इंडिया विल बी अ टाइप ऑफ फेडरल नेशन। वैसे तो कहीं भी हिंदुस्तान के संविधान में फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। लेकिन अगर हम ढांचे को अच्छे से समझने की कोशिश करें, स्ट्रक्चर को अच्छे से समझने की कोशिश करें, तो हमें क्या नजर आता है, हमें नजर आता है इट्स अ क्वासी फेडरल हाफ यूनिटरी, या फिर हम बोलते हैं फेडरल सुई जेनरिस, मतलब ऑफ इट्स ओन नेचर। हिंदुस्तान का जो संविधान है वो अपने आप में एक अलग संविधान है। हम फेडरलिज्म की जब बात करते हैं, हम अमेरिका की तरफ चले जाते हैं, एज इफ अमेरिका एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है फेडरल नेशन का। ओ भाई, उन्होंने तो अपने अकॉर्डिंग फेडरेशन को डिफाइन किया ना, हम अपने अकॉर्डिंग फेडरेशन को डिफाइन कर रहे हैं। तो हम अपने आप को बोलते हैं कासी फेडरल सुई जेनरिस के, ऑफ इट्स ओन नेचर, सुई जेनरिस। फाइन। तो 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि अगर फेडरल नेशन बन रहा है तो इसमें एटलीस्ट मैं डिफाइन करूंगा ना कि स्टेट्स के पास कितनी पावर्स हैं, सेंटर के पास कितनी पावर है। वो कैसे डिफाइन होगा, अगर एक पेज के ऊपर लिख के दिया होगा कि भाई इन चीजों के ऊपर तू रूल्स बना ले, इन चीजों के ऊपर तू रूल्स बना ले, इन चीजों के ऊपर तू रूल्स बना ले। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो रूल्स जब आप बनाते जाएंगे, आपको पता है कि ये सब्जेक्ट्स मेरे, इन सब्जेक्ट्स पे मैंने लॉ बनाना है, इन सब्जेक्ट्स पे यूनियन ने बनाना है। ये जो कॉमन सब्जेक्ट्स है कॉन्करेंट लिस्ट में दिए गए, इन पे हम सब बना सकते हैं। रेसिडरी पावर्स जो हैं वो सेंटर को दे दी, मतलब जो किसी भी लिस्ट में मैटर नहीं है वो सेंटर के पास चला जाएगा। अब आजाद भारत में तो सेंटर के बाहर जा रहा है, लेकिन गुलाम भारत में ये पावर्स किसके पास थी, गवर्नर जनरल। इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर कॉन्करेंट लिस्ट में मैटर आ जाता है और लॉ बन जाता था, किसका लॉ प्रिवेल करेगा, सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा। तो इतना ही नहीं रुकना है आपने 7th शेड्यूल में। व्हाट यू हैव टू डिस्कस, यू हैव टू लर्न के यूनियन लिस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। इसके अलावा यूनियन लिस्ट में नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स, जैसे मैंने बताया डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। स्टेट लिस्ट में क्या हो सकता है, सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, पब्लिक हेल्थ, जहां पर सिर्फ स्टेट बना सकती है। तो आपको स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, इनके मैटर्स के ऊपर, मतलब इनके सब्जेक्ट्स के ऊपर भी देखना है कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आते हैं। इस बार 2023 के प्रीलिम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, और आप मेरे बच्चों से भी पूछ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया था
कि ये वाला जो क्वेश्चन है इस बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैंने इस बार ये भी बताया था ज्योग्राफी में से कि कोईपन क्लासिफिकेशन के ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है, और वो भी देखने को मिला था। ऐसी कुछ प्रेडिक्शंस मैंने और दी थी जो सच में आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द 8th शेड्यूल। अब ये 8th शेड्यूल क्या कह रहा है? 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस की बात करता है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है संविधान के द्वारा। एंड ओरिजिनली टोटल 14 लैंग्वेजेस थी, लेकिन प्रेजेंटली आपको 22 लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी। ओरिजिनल तो 14 लैंग्वेजेस थी, लेकिन आज आपको 22 लैंग्वेजेस देखने को मिल रही हैं। अब वो कौन कौन सी हैं, आप मैप के जरिए भी इसको समझ सकते हैं अगर आप टॉप से चलते जाएंगे, अदरवाइज भी देख सकते हैं। असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। अब यहां क्या नहीं है भाई, यहां पर इंग्लिश आपको नजर नहीं आ रही है, यहां हरियाणवी आपको नजर नहीं आ रही है, यहां राजस्थानी लैंग्वेज आपको नजर नहीं आ रही है। तो याद रखिएगा, इनमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। उर्दू है भाई, हिंदी भी है यहां पर, सी हिंदी भी है, उर्दू भी है, लेकिन इंग्लिश नहीं है, हरियाणवी नहीं है, राजस्थानी नहीं है। अब आप कहेंगे सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो हम रट्टा मार लेंगे। अच्छा फिर ठीक है, अच्छी बात है रट्टा मार लेना, लेकिन एक चीज को और रट्टा मार लेना, वो ये है कि कौन सी लैंग्वेज कौन सी अमेंडमेंट है। मैंने बोला ना आपको शेड्यूल इतनी इंपॉर्टेंट है कि हर बार आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब जैसे इस बार भी आया था लैंग्वेजेस के अमेंडमेंट के ऊपर, इस बार भी क्वेश्चन था। सो सिंधी 21st अमेंडमेंट 1967 से ऐड की गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71st अमेंडमेंट से ऐड की गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड की गई है। इज दैट क्लियर गाइस? ये चार्ट आपको याद रहना चाहिए, और उसके साथ साथ कौन सी अमेंडमेंट से कौन सी लैंग्वेज आई, सुपर 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 इंपॉर्टेंट। आगे चलिए, 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आए दिन क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और शेड्यूल में से भी क्वेश्चन आ रहा है तो 9th शेड्यूल से सेपरेट क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर 9th शेड्यूल से नहीं आ रहा है तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्या ऐड किया गया था, आर्टिकल 31 बी ऐड किया था, और 9th शेड्यूल भी आया था। उन लॉज को सेव करने की बात की गई थी जो एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए बनाए गए थे। तो 9th शेड्यूल का पर्पस क्या था कि उन सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज को फेवर करना और उनको जुडिशियल रिव्यू के प्रीव्यू से बाहर रखना। तो क्या करती थी पार्लियामेंट, लॉ बनाती थी, 9th शेड्यूल में डाल देती थी और बोलती थी जुडिशरी 9th शेड्यूल के कमरे में एंटर मत करना। अब इसके ऊपर भी लंबी चौड़ी वीडियो ऑलरेडी बनी है, बनाने की जरूरत नहीं है। आप केशवानंदा भारती बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टर केस हमारा जाके देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, ज्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। जब वहां जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट से प्यार हो जाएगा और आप कहेंगे सर इतने सारे केसेस बना के रखे हुए हैं, हमें तो पता ही नहीं था। ये जो हमारे हाथ गोल्ड माइन लगी है, इसको एक एक करके टिक करते जाएंगे। हमारी चेकलिस्ट ही आज से लॉन्च पैड का चैनल बन गया है। सो इज दैट क्लियर गाइस? चलिए देन 10th शेड्यूल देखिए, विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। अब ये एंटी डिफेक्शन भी बोला जाता है, इसको एंटी डिफेक्शन लॉ आया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था। और आपको क्वेश्चन आ सकता है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे? तो भाई प्रधानमंत्री मिसेस गांधी नहीं थे, प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 10th शेड्यूल टॉक्स अबाउट व्हाट? इट टॉक्स अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ। और आप सभी जानते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब क्या है कि एक बार आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्ट होकर आ जाते हैं, तब आप उस पार्टी को अगर छोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपकी मेंबरशिप भी जाएगी आपके हाथ से। दैट इज व्हाट इज 10th शेड्यूल। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि लोग अगर कांग्रेस से जीत के आ रहे हैं तो बीजेपी उसको खरीद लेती थी, एमपी को या एमएलए को, इन चीजों को रोकने के लिए, एंड वाइस वर्सा। देन यू हैव 11th शेड्यूल which was added to the constitution by what? By 73rd amendment। ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात की गई है यहां पर, आर्टिकल 243G। दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो 1992 में 11th शेड्यूल डील्स विद द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। अब ये टोटल 29 फंक्शनल आइटम्स इसमें है, इसमें भी लिस्ट बनाई गई, इसमें भी आइटम्स डाले गए हैं। ये आपको पता होना चाहिए, 29 फंक्शनल आइटम्स, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। 12th शेड्यूल, जैसे 11th शेड्यूल इज फॉर पंचायत, 12th शेड्यूल जो है दैट इज फॉर द म्युनिसिपैलिटीज, एंड ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया। तो शेड्यूल्स कौन सी अमेंडमेंट से आए, क्या बोल रहे हैं, उसके अलावा और क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मैंने आपको कंप्लीट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करवा दें। तो ध्यान रखिएगा, गलत मत करके आना। अब जैसे हमने देखा 29 आइटम्स आपको कहां नजर आ रही है पंचायत में, 18 आइटम्स आपको कहां नजर आ रही हैं म्युनिसिपैलिटी में। हो सकता है आपको क्वेश्चन आ जाए कि पंचायत में जो लिस्ट है दैट इंक्लूड्स 18 आइटम्स और म्युनिसिपैलिटीज में जो है 29 आइटम्स ना, उल्टा मत कर देना। So I hope it is pretty much clear to you, and I thank you all for watching this video and making your learning good.
एंड मेकिंग आर वीडियोस इंटरेस्टिंग, बिकॉज ये आप ही की डिमांड पे ऐसी वीडियोस अपलोड की जाती हैं। धन्यवाद।